कौशिक जी जो पेशे से एक डॉक्टर थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी सीमा, बेटा वैभव, बेटी रागनी और उनकी बहू तमन्ना थी। बेटे की शादी को 2 साल हो चुके थे। बेटा वैभव भी डॉक्टर था, तो दोनों बाप बेटे अपना हॉस्पिटल चलाते थे। वह दोनों अधिकतर समय बाहर ही रहा करते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि घर में उनके पीछे क्या होता है। कौशिक जी की पत्नी सीमा एक पुरानी सोच विचार वाली आधुनिक महिला थी, जिनका मानना था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और उनका फर्ज होता है कि वह ससुराल में सबकी सेवा करे, किसी को भी शिकायत का मौका न दे। वो और उनकी बेटी जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते तब तक बहू के साथ मिलजुल कर काम करवाती और उन दोनों के जाते ही माँ बेटी अपने असली रंग में आ जाती। फिर बेचारी बहू तमन्ना पर जो हुक्म चलाया जाता, बस वो तभी खत्म होता जब तक कि दोनों बाप बेटा घर वापस नहीं आ जाते, और फिर वही सब होता जो सुबह के समय दोनों करती थी। इससे डॉक्टर साहब को लगता कि मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है और सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन वैभव को तमन्ना हर समय उदास और दुखी थकी सी लगती थी। जब वह पूछता तो वह कह देती कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, जबकि सच तो यह था कि उसे आराम करने तक की भी फुर्सत नहीं थी। अगर घर में अधिक काम नहीं होता तो उसे फालतू के काम बता दिए जाते थे और उसे उलझा के रखा जाता। खैर, धीरे धीरे समय गुजरता रहा और डॉक्टर साहब ने बेटी रागनी के लिए लड़का देखना शुरू किया। सीमा जी ने कई रिश्ते इसलिए मना कर दिए क्योंकि परिवार बड़ा था। आखिर एक परिवार सीमा जी को अच्छा लगा, जिसमें एक लड़का रमन और एक बेटी साधना, जिसकी शादी हो चुकी थी, और रमन के माता पिता, बस यही परिवार था। रमन एक सरकारी पद पर था और उसका ट्रांसफर होता रहता था। सीमा जी ने सोचा कि बेटी अकेली रहेगी और राज करेगी, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर सीमा जी और रागनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक समय पर रमन के परिवार वाले रागनी को देखने आए। सीमा जी तो उसके सामने अपनी बेटी की तारीफ के पुल बांधते ही जा रही थी कि देखिए, मेरी बेटी ने ये सब कढ़ाई की है, यह घर जो सजा हुआ है ये रागनी ने ही किया है, और जो यह रसमलाई है यह भी उसी ने बनाई है। यह सब सुनकर रमन की मम्मी को लगा कि वाकई लड़की बहुत होशियार है, लेकिन सच तो यह था कि सब कुछ तमन्ना ने ही किया था। खैर, रमन के परिवार वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और रागनी को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म भी करके वह लोग चले गए और कहा कि पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख बता देंगे। जल्दी ही शादी की तारीख भी निकल आई, जो 2 महीने बाद की थी। समय पंख लगाए जल्दी जल्दी भाग रहा था। जब रागनी को थोड़ी चिंता होने लगी कि शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था सिवाय चाय बनाने के। अब वह तमन्ना से बोली कि भाभी, आप मुझे किचन का काम सिखा दो ना। तभी सीमा जी वहां आई और बोली, बेटा तू क्यों परेशान होती है, तू घर के काम करने के लिए नहीं, राज करने के लिए बनी है। यह सब काम तुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। रागनी बोली कि अगर मेरी सास ने मुझे काम करने को बोला तो मैं क्या करूंगी माँ। तब सीमा जी बोली कि तुझे खीर और हलवा तो बनाना आता ही है। रागनी बोली कि हाँ, तो बस ठीक है, अपनी पहली रसोई में तो यही चीजें बना देना, फिर तो रमन के साथ दूसरे शहर चली जाओगी, तब अपनी मर्जी चलाना और अपने पति को काबू में रखना। अब तो सीमा जी जब देखो तब रागनी को किस तरह रमन को अपने बस में रखना है, कैसे उससे अपनी जिद मनवानी है, जैसी बातें सिखाती रहती। तमन्ना यह सब सुनती तो उसे बड़ा दुख होता कि यह तो रागनी का घर बसाने से पहले ही तुड़वा रही हैं, पर वह कभी भी कुछ भी नहीं कहती थी, इसलिए चुप रहती थी। जल्दी ही रागनी की शादी का दिन भी आ गया और वह दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंची। वहाँ उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया और सबने ढेर सारा प्यार दिया। ये देखकर रागनी को लगने लगा कि मम्मी सही कहती थी। सभी रस्मों के बाद जब रागनी को उसकी ननंद उसके कमरे में छोड़ने गई तो उसने देखा कि कमरा सजा हुआ था। अभी वह कमरे की सजावट देख ही रही थी कि तभी उसके कमरे में रमन आ गया और रागनी के पास आकर बोला, रागनी, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनका आदर करता हूँ।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे परिवार वालों को दिल से अपना लो और उनके दिलों में जगह बनाओ। रागिनी बोली, मैं कोशिश करूंगी। आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर रमन बहुत खुश हो गया और जब अगली सुबह रागिनी की आंख खुली तो देखा कि सुबह के 5 बज रहे थे। वह मम्मी की बात याद करके सुबह जल्दी उठ गई थी और नहा धोकर तैयार होकर नीचे अपनी सासू माँ के पास गई। उनके पैर छुए रमन की मम्मी जी ने उसे आशीर्वाद दिए और कहा कि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुमको सबके लिए खाना बनाना है। रागनी चौंक गई पर खुद को संभालते हुए बोली, मम्मी जी आप बता दीजिए कि खाने में क्या बनाना है तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी बोली, छोले तो रात से भिगो दिए थे तो तुम ऐसा करो कि छोले पुलाव, कचौरी, मिक्स सब्जी, बूंदी का रायता, सलाद और खीर बना लेना। रागनी बोली, ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद ननंद आई और बोली कि भाभी, मम्मी ने कहा है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं और यह बता दूं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। रागनी बोली, आप सब सामान बता दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। नंद सब कुछ बताकर चली गई। अब रागनी को इस समय कुछ भी नहीं सूझता तो उसने झट से सीमा जी को यानी कि अपनी मम्मी को फोन कर दिया और बोली कि मम्मी, आपने तो कहा था कि मुझे खीर या हलवा बनाने के लिए कहा जाएगा, पर यहाँ तो मुझे 15 लोगों का खाना बनाना है, वो भी छोले पुलाव, कचौरी, खीर, रायता, सलाद, सब कुछ बनाना है। अब मैं क्या करूँ माँ? मुझे तो बस खीर, सलाद, कचौरी बनाना आता है, बताइए ना क्या करूं। तब सीमा जी बोली कि तुम बाकी चीज़ें किसी होटल से ऑर्डर कर लो। रागनी बोली, वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है आपने। अभी छोले पुलाव और मिक्स सब्जी का ऑर्डर कर देती हूँ और डिलीवरी वाले को कह दूंगी कि वो पीछे के दरवाजे से आए। इतना कहकर रागिनी ऑर्डर करने लगी तो उधर से जवाब आया कि आपका ऑर्डर आधे घंटे में आपके घर पहुंच जाएगा। अब रागिनी ने गैस चालू करके एक पर छोले चढ़ा दिए और दूसरे पर दूध रखकर खीर बनाने लगी। साथ ही कचौरी का आटा भी गूंथने लगी। जब कुकर में 5 सीटी आ गई तो वह गैस बंद करके सलाद काटने लगी और फिर कचौरी के लिए लोइयां भी बनाने लगी। इधर खीर भी बन गई थी और रागिनी ने उसमें बादाम, काजू, इलायची, सूखा नारियल डालकर गैस बंद कर दिया। तभी उसका फोन बजा और डिलीवरी वाले ने कहा कि मैडम, आपका पार्सल आ गया है, मैं घर के पीछे खड़ा हूँ। तो रागिनी ने किचन की खिड़की खोल कर देखा तो उसे डिलीवरी वाला दिखाई दिया। उसने फोन पर कहा कि तुम्हारे सामने वाले घर की खिड़की खुली है, उसी में तुम्हें ऑर्डर पहुंचाना है। डिलीवरी वाले ने रागिनी को ऑर्डर देकर उसे पैसे लिए और चला गया। इधर रागिनी ने जल्दी से पैकेट खोलकर सारा सामान बड़े बर्तनों में पलटकर इस तरह से कर दिया कि मानो सब कुछ उसी ने पकाकर तैयार किया हो। अब रागिनी ने सारे पैकेट को एक पॉलिथीन में रखकर किचन में ही छिपा दिया और कचौरी तलने की तैयारी शुरू कर दी। जब रागिनी कचौरी बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मम्मी जी और उसकी ननंद किचन में आई और देखा कि सारा सामान तैयार है और कचौरी बनने लगी है। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटी, तुम खाना टेबल पर लगवा दो और सबको खाने के लिए बोलो, और बेटा तुम कचौरी तलना शुरू कर दो। जल्दी ही सब लोग खाना खाने बैठ गए और खाने लगे। सब रागिनी के खाने की तारीफ कर रहे थे। नई बहू को नेक दिया गया और साथ ही आशीर्वाद भी। उधर रागिनी अपनी चतुराई पर बहुत खुश थी। अपने कमरे में जाकर उसने अपनी माँ को फोन करके सारे दिन की घटना की जानकारी दी और ऐसे ही समय निकलता गया। अब रागिनी की शादी को 1 महीना होने को आया था। सभी मेहमान भी जा चुके थे। रागिनी सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती और नाश्ता भी बना लेती। फिर उसके बाद वह कोई ऐसा काम लेकर बैठ जाती कि उसकी सास को ही दोपहर और रात का खाना बनाना पड़ता। कभी वह पेट दर्द का बहाना या फिर बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही लेटी रहती और मम्मी जी पहले की तरह घर का काम करती रहती। लेकिन उन्होंने कभी रागिनी पर कोई भी सख्ती नहीं बरती क्योंकि वे उसे अपनी बेटी ही मानती थी और उसकी खुशी का ध्यान भी रखती थी।
हालांकि उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कि रागिनी को वह जब भी खाना बनाने के लिए कहती थी तो वह थोड़ा परेशान सी हो जाती थी और बाकी काम भी बस जैसे तैसे खत्म करके अपने कमरे में चुपचाप चली जाती थी। जबकि रमन की मम्मी चाहती थी कि रागिनी उनके पास बैठे और उनसे ढेर सारी बातें करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह अपने कमरे में लेटी अपने मायके सीमा जी से बातें करती रहती थी। रमन की मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हर समय फोन पर इतनी बातें किससे करती रहती है। एक दिन जब वो रागिनी के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि उन्होंने सुना कि रागिनी अपनी मम्मी सीमा जी से कह रही थी, मम्मी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने रमन से कहा था कि वह अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा ले, पर वह नहीं माने और बोले कि अगर हम चले जाएंगे तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। और इनके बाद मैंने भी अपना व्यवहार मम्मी जी के लिए रूखा कर लिया। पर वह तो बहुत अच्छी हैं, मेरी किसी भी गलती या बात का बुरा नहीं मानती और अमन से या पापा जी से मेरी शिकायत भी नहीं करती, जैसे कि आप भाभी की करती हो भैया से। जब तक रमन और पापा जी घर में रहते हैं तब तक काम कराती हूँ और उसके बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर सीधे अपने कमरे में आ जाती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, मैं उनके पास नहीं बैठती और ना ही बात करती हूँ। वह अकेली ही सारे घर का काम करती रहती हैं। मैं रमन के वापस लौटने से थोड़ी देर पहले नीचे जाकर काम करने और थकने का नाटक करती हूँ, ताकि रमन को लगे कि मैं घर का सारा काम करवाती हूँ। ये सुनकर मम्मी जी की समझ में आ गया और वह जान गई कि रागिनी यह सब अपनी मम्मी के कहने में आकर कर रही है, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सब काम पहले की भांति ही चलता रहा, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी थी कि रमन का घर कहीं उसकी सास सीमा की वजह से टूट ना जाए। उन्हें पता था कि रागिनी अच्छी लड़की है, बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है, पर कैसे? इसका जवाब उनके पास अभी नहीं था और समय गुजर रहा था। धीरे धीरे रमन की शादी को 1 साल होने को आया और रागिनी चाहती थी कि उसकी शादी की सालगिरह की पार्टी हो और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाए। रमन ने अपनी मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा, हम तो वैसे भी तुम दोनों को सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे और तुम्हारी मम्मी ने तो सब कुछ इंतजाम पहले से ही कर लिया था। यह सुनकर रमन खुश हो गया। यह देखो इनविटेशन कार्ड, गेस्ट की लिस्ट, खाने का मेन्यू और सजावट बुकिंग भी करवा दी है। अब तुम रागिनी को ये खाने का मेन्यू और मेहमानों की लिस्ट दिखा दो। उसे कुछ चेंजेस करना होगा या जोड़ना होगा तो वह कर देगी, फिर हम इसे फाइनल करके भेज देंगे। रागिनी को इन सब की कोई उम्मीद नहीं थी कि मम्मी जी पापा जी खुद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसे तो हैरानी हो रही थी और साथ ही खुशी भी कि चलो इसी बहाने सब घर वालों से मिलना हो जाएगा। वैसे रागिनी अपने मायके महीने में एक बार तो जरूर जाती ही थी, जिसे उसकी सास ने कभी भी नहीं रोका। रमन की मम्मी भी उसके घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी वाले दिन रागिनी ने अपने परिवार वालों को सुबह से ही आने के लिए कह दिया था। सब परिवार वाले रागिनी की शादी का निमंत्रण पाकर बहुत ही खुश थे, खासकर कि उसकी माँ सीमा जी। सीमा जी अपने परिवार के साथ सुबह 10 बजे तक आ गई थी। रमन की मम्मी ने कुछ नहीं कहा और वह किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। इधर सीमा और रागिनी कमरे में बैठकर बातें करने लगी। रमन, उनके पापा, रागिनी के भैया और पापा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तमन्ना ने देखा कि रमन की मम्मी जी किचन में अकेली ही काम कर रही है और कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा, तो वो उनके पास जाकर बोली, आंटी जी, आप बुरा ना माने तो आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। रमन की मम्मी को तमन्ना की बात सुनकर अच्छा लगा और वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई और तमन्ना को काम करते देखने लगी कि कितनी कुशलता से वह सब काम कर रही थी और साथ ही किचन का सारा सामान भी सहेज कर रख रही थी। मम्मी जी की अनुभवी नज़र
ताड़ गई थी कि तमन्ना कुछ उदास सी थी। उन्होंने तमन्ना से पूछा, तमन्ना बिटिया, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी सासू माँ घर में कुछ काम भी नहीं करती क्या, या तुम ही सारा काम करती रहती हो? तो तमन्ना एकदम से घबरा गई और भटकते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी। मम्मी जी और मैं मिलकर घर का सारा काम करते हैं। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? तो रमन की मम्मी बोली, क्योंकि रागनी तो हर समय सुबह से शाम तक बस अपनी मम्मी से ही बात करने में लगी रहती है। उसके पास मुझसे बात करने का भी समय नहीं रहता और ना ही घर के काम करने का। मुझे तो आदत है काम करने की, तो मैं ही सारा काम कर लेती हूँ। पर मुझे लगता है कि शादी से पहले भी रागनी घर का कोई काम नहीं करती होगी। तभी तो जब भी खाना बनाने का समय होता है वह कोई ना कोई बहाना बना देती है। और अब तो मैंने भी उससे खाना बनाने के लिए कहना ही बंद कर दिया है। वो तो बस इस घर में अपनी मम्मी के कहने अनुसार काम करती है। जितना वो कहती है उतना ही काम करके वो अपने कमरे में चली जाती है। तमन्ना को इन सब बातों की जानकारी पहले से ही थी, पर वो अपने मुंह से अपने घर की कोई बुराई नहीं करना चाहती थी। इसलिए बस वो आंसू भरी आंखों से रमन की मम्मी की तरफ देखती रह गई। तमन्ना के निराशा भरे चेहरे को देखकर रमन की माँ सब कुछ समझ गई और बोली, माफ करना बेटा, मैं भी अकेली पड़ गई हूँ। किससे अपने दिल की बात करती, तुम्हारे सामने दिल का हाल रख दिया। पर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ही है। क्यों ना मैं और तुम मिलकर इस समस्या का कोई समाधान निकालें। तमन्ना ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा। तब वो बोली, इस समस्या का एक ही हल है कि जैसे को तैसा। तमन्ना ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मतलब अब तुम भी अपने पति और ससुर के सामने घर का काम करोगी और उनके घर से जाते ही तुम अपने कमरे में जाकर मुझसे बात करना शुरू कर देना। और हाँ, तुम मुझे मम्मी जी कहकर बुलाना, जिससे सीमा जी को लगे कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो, और मैं तुम्हें रीना कहकर बुलाऊंगी तो रागनी को लगे कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर उन्होंने तमन्ना का फ़ोन नंबर ले लिया। तमन्ना रमन की मम्मी से कहती है कि आंटी जी, मैं तो मम्मी जी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर क्या करूँ, इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। पर मैं रागनी दीदी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। वो बात अलग है कि उन्होंने मेरे साथ कभी भी सही व्यवहार नहीं किया है। एक बात कहूँ आंटी जी, रागनी दीदी तो चाहती थी कि वो घर का काम सीखे, पर मम्मी जी ने उन्हें पता नहीं क्या कहा कि वह उनके कहे अनुसार काम करने लगी। मैं उनको सुधारने के लिए आपकी बात मानूंगी, चाहे मुझे मम्मी जी की कितनी ही डांट क्यों ना सहनी पड़े। रमन की मम्मी बोली, तो ठीक है, अब बाहर चलते हैं और परसों से अपना काम शुरू करेंगे। फिर सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर रात की पार्टी अटेंड करके रमन के ससुराल वाले भी अपने घर चले गए। उन लोगों ने खूब एंजॉय किया। रागनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बहुत सारी बातें कहकर गई थी घर से अलग होने की, तो वह मन ही मन बहुत खुश थी कि सब कुछ उनके अनुसार हो रहा है। पार्टी वाले दिन सीमा जी जो अपनी बेटी को ज्ञान देकर गई है वह उन पर भी अमल करेगी। लेकिन एक दिन बाद जब वो सुबह किचन में गई तो उसने देखा कि मम्मी जी किचन में नहीं हैं और अभी तक चाय भी नहीं बनी है। तो उसने सबसे पहले सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। उसके बाद उसने जल्दी से नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी और नाश्ता भी बना लिया। तभी रमन आया और बोला, मम्मी को तेज बुखार है तो तुम उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना और टाइम से दवाई भी दे देना। पापा शाम को घर जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर रमन अपने पापा के साथ चला गया। इधर रागिनी ने मम्मी के कमरे में जाकर देखा कि मम्मी को सच में तेज बुखार है या नहीं। मम्मी जी को सचमुच में तेज बुखार था और वो बिस्तर पर लेटी थी। तब रागिनी ने बड़े बुझे हुए मन से झूठी मुस्कान के साथ मम्मी जी से उनकी तबीयत पूछी और उन्हें नाश्ता बनाकर दवाई भी दे दी और फिर अपने कमरे में आकर अपनी मम्मी सीमा जी को फ़ोन किया। सीमा जी ने फ़ोन उठाकर गुस्से भरी आवाज़ में पूछा कि कौन बोल रहा है। तो रागिनी बोली, मम्मी क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो?
तो सीमा जी बोली, अरे तूने आज इतनी जल्दी फोन कैसे किया? तो रागिनी ने अपने घर की सुबह की सारी घटना बता दी। फिर बोली, आप गुस्सा क्यों हो मम्मी? तो सीमा बोली कि आज तमन्ना को पता नहीं कैसे पेट में दर्द हो रहा है, वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। समझ नहीं आता कैसे क्या करूं। अब तो आदत ही नहीं रही काम करने की। पता नहीं ये तमन्ना अकेली कैसे सब कुछ संभाल लेती थी। दोनों माँ बेटी देर तक बात कर रही थी। तभी रागिनी बोली, मम्मी मैं फोन रखती हूँ, मुझे किचन में कुछ काम है और बाकी के काम भी पड़े हैं। तो सीमा जी बोली, तेरी बातों के चक्कर में मैं भी घर का काम करना भूल गई, अब फोन रख। इतना कहकर सीमा जी ने फोन रख दिया और किचन के साथ साथ घर की साफ सफाई में लग गई। कई सालों बाद घर के काम करने से सीमा जी को बहुत उलझन और थकावट हो रही थी, पर क्या करती, करना तो था ही। मदद के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। इधर रागिनी का भी यही हाल था। वो तो बस सुबह शाम थोड़ी देर तक ही किचन में काम करती थी, बाकी सारा काम तो मम्मी जी ही किया करती थी। पर आज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। खैर, जैसे तैसे उसने काम खत्म किया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, पर टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। उसने झटपट खिचड़ी प्लेट में निकाली और पानी लेकर मम्मी जी के कमरे में जाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और फिर दवाई भी दी। उसके बाद उनका हालचाल पूछकर वो किचन में आ गई। उसे जोरों से भूख लग रही थी, पर उसे याद आया कि उसने खाना तो बनाया ही नहीं, इसलिए बची हुई खिचड़ी अचार के साथ खा ली और आराम करने अपने कमरे में चली गई। सोचा कि आराम करूंगी, पर जैसे ही लेटी तो रमन का फोन आ गया। उसने मम्मी जी के बारे में पूछा और बोला कि पापा 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर रागिनी ने घड़ी देखी तो देखा कि 2 बजने वाले थे। उसने थोड़ा आराम किया और फिर लेटे लेटे शाम के काम की प्लानिंग करने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं पहले से ही प्लानिंग कर लूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं, तो काम करना आसान हो जाएगा। उधर सीमा जी भी काम करते हुए थक कर चूर हो चुकी थी। उसने भी खिचड़ी तमन्ना को खाने को दी और खुद भी खाई, फिर आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब रागिनी और सीमा जी अपने अपने घरों में काम कर रही थी, तो तमन्ना और रमन की मम्मी आराम से फोन पर एक दूसरे से बात कर रही थी। तमन्ना बोली कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मम्मी अकेले काम कर रही है। तो रमन की मम्मी बोली कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है रागिनी को सारा काम करते हुए देखना, लेकिन दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा। तब तमन्ना बोली, अगर ये मुझे डॉक्टर के पास में ले जाने लगे तब तब मैं क्या करूंगी? तुम उस समय शहर की लेडीज डॉक्टर मिसेस शर्मा का नाम ले लेना, बाकी वह देख लेंगी। तमन्ना बोली कि क्या मिसेस शर्मा आपको जानती हैं? तो रमन की मम्मी बोली कि वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैंने अपनी योजना के बारे में उन्हें बता दिया है, वह तुम्हारी मदद कर देंगी और तुम्हारे अंकल जी भी हमारी योजना के बारे में जानते हैं। तुम निश्चिंत रहो, मैं कोई बात उनसे नहीं छुपाती, उन्हें बताकर ही मैंने ये योजना बनाई थी। तब तमन्ना बोली, तो ठीक है, अब मुझे तसल्ली है। रमन की मम्मी बोली कि मैं तो हफ्ते भर बुखार का नाटक करने वाली हूँ और फिर देखती हूँ कि रागिनी में कितना बदलाव आता है। तमन्ना बोली कि ठीक है, जैसा आप और अंकल जी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो रमन की माँ बोली कि तुम अपने पति को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? तो तमन्ना बोली, आंटी जी मैं माँ और बेटे के बीच दरार नहीं डालना चाहती। अगर उन्हें दीदी और मम्मी की सच्चाई बता दूंगी तो उन्हें बड़ा दुख होगा। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी तरह वैभव को मेरे पास भेज दो तो मैं उसे समझाऊंगी। तमन्ना बोली, ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर तमन्ना ने फोन रख दिया। करीब 1 सप्ताह हो गया, मम्मी जी का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। कहाँ तो रागिनी ने सोचा था कि 1-2 दिन में मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। अब 1 हफ्ते से लगातार योजना बनाकर घर का काम करने से रागिनी को काम करने में आसानी होने लगी और काम में बिजी होने के कारण वो सीमा जी से कम बात कर पाती थी। यदि सीमा का फोन आ भी जाता तो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फोन काट देती थी।
इधर सीमा जी ने देखा कि तमन्ना का पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसने वैभव से कहा कि इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ला। तब वैभव बोला कि क्यों ना मैं तमन्ना को डॉक्टर शर्मा को दिखा दूं, वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। फिर सीमा जी बोली किसी को भी दिखा लाओ, पर इसे जल्दी से ठीक करो। वैभव तमन्ना को लेकर मिसेस शर्मा के पास गया, तो उन्होंने तमन्ना का चेकअप करके बताया कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और बच्चे की ग्रोथ के लिए उसे पूरे समय रेस्ट करना होगा। जब सीमा जी को पता चला कि तमन्ना माँ बनने वाली है, तो वो बहुत खुश हो गई। और जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर ने तमन्ना को कमजोरी की वजह और बच्चे की ग्रोथ के कारण पूरे समय आराम के लिए बोला है, तो वह परेशान हो गई और दुविधा में पड़ गई कि मैं अकेले कैसे सब काम संभालूंगी। उसकी परेशानी को तमन्ना समझ गई और बोली कि मम्मी जी, आप परेशान न हो, मैं धीरे धीरे आपके काम में मदद कर दूंगी, आप अकेली नहीं हैं। तब सीमा जी बोली नहीं, रहने दो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तमन्ना ने वैभव से कहकर दिन भर के लिए एक काम वाली का इंतजाम कर लिया और सीमा जी से कहा कि मम्मी जी, अगर आप कहें तो खाना बनाने वाली भी लगवा देते हैं। आपको काम करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूं और आप काम करें। तो सीमा जी को तमन्ना के द्वारा अपनी चिंता करते देख अच्छा लगा, लेकिन फिर वो बोली कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, और अगर हाथ पैर न चलते रहे तो बहुत सी बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो बहू, खाना ही तो बनाना है, वो मैं कर लूंगी। और अब तो ऊपर के कामों के लिए तुम लोगों ने काम वाली लगा ही ली है, तो उससे मुझे बड़ी मदद मिल जाती है। सीमा जी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और सोचने लगी कि देखो, एक ये है जो शादी करके हमारे परिवार को अपना समझकर अपना मानती है, और एक मैं हूँ जिसने इस पर न जाने कितने जुल्म किए हैं, लेकिन इसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और सब कुछ सहती रही। कभी मेरी शिकायत वैभव से नहीं की। अगर यह चाहती तो वैभव से कहकर अलग हो सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। और उधर मेरी बेटी रागिनी है, जो वैभव की शादी से पहले मेरे साथ घर के किसी भी काम में मदद नहीं करती थी, और एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो कैसे रो रो कर एक समय का खाना बनाती थी। गलती मेरी ही थी कि जो मैंने कभी रागिनी को सख्ती के साथ काम करने को कहा ही नहीं और ना ही सीखने को कहा। जब वो खुद तमन्ना से खाना बनाना सीखना चाहती थी, तो मैंने ही उसे मना कर दिया था। वो तो शुक्र है थोड़ा बहुत काम चलाऊं खाना बनाना जानती है, वरना उसे आता ही क्या है। पता नहीं उसकी सास ने उसके साथ एक साल कैसे गुजारा होगा। सीमा जी को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि मैंने रागिनी को ससुराल में इस तरह के होने के बजाय, अलग होने और सबका दिल जीतने के बजाय सबको दुखी, खास तौर पर सास को करने की सलाह देती रही। आज तमन्ना के इस व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी बेटी को कभी गलत सलाह देकर उसका घर टूटने नहीं दूंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद सीमा जी तमन्ना के कमरे में गई और बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा, अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का जब भी मन करे तो कहने में झिझकना नहीं। और हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए मेवे वाली नमकीन और लड्डू बनाती हूँ, मेरी सास ने मुझे सिखाए हैं जब वैभव होने वाला था। तमन्ना यह सुनकर हैरान रह गई कि मम्मी जी के व्यवहार को क्या हो गया है। तभी सीमा जी बोली, मुझे माफ करना बेटा, मैंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और रागिनी में मेरे व्यवहार का अनुसरण करती रही, मैं उसे बढ़ावा देती रही। मैंने ये नहीं सोचा था कि कल को वह पराये घर की हो जाएगी तो उसे भी मेरे जैसी सास मिल सकती है और उसका बसा बसाया घर उसकी खुद की गलती से टूट सकता है। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों रागिनी की ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देती रही और उसके घर में दखल देती रही, जबकि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी जगह गलत थी बेटा। बल्कि अगर रागिनी अपनी ससुराल की समस्या मुझे कहती है तो मुझे उसे घर में एडजस्ट करने के लिए कहना चाहिए था
मगर मैंने ऐसा नहीं किया तमन्ना। सीमा जी को ऐसे पराजित करते देख तमन्ना समझ गई कि मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो बदल भी गई हैं। तो मुझे इन्हें अपनी योजना के बारे में बता देना चाहिए। मगर फिर तमन्ना ने सोचा कि पहले आंटी जी की सलाह ले लेती हूँ। तब तमन्ना बोली कि मम्मी जी, मुझे पकोड़े खाने और चाय पीने का मन हो रहा है। तो सीमा जी बोली, अच्छी बात है बेटा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सीमा जी किचन में चली गई और इधर तमन्ना ने फौरन आंटी जी को फोन किया और पिछले 2 दिन की सारी बातें बता दी। तब रागिनी की सास बोली कि तमन्ना, पहली बात की तुम माँ नहीं बनने वाली हो। मैंने ही डॉक्टर सहेली से कहा था कि जब तमन्ना आए तो उसे यही बता देना। तब तमन्ना बोली कि लेकिन आंटी जी, वह चेकअप तो उन्होंने कहा कि वह वैभव को दिखाने के लिए किया गया था। फिर तमन्ना परेशान होते हुए बोली कि आंटी जी, जब मैंने खुद से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जब आपके यहाँ पार्टी में आई थी, उसे 2 दिन पहले की ही बात है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव था और मैं वैभव को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। लेकिन हम सब पार्टी में आपके घर आ गए थे और फिर वहाँ आपने अपनी योजना बता दी, तो मैं इन सब के कारण वैभव को बताना ही भूल गई। ये सुनकर रागिनी की सास बोली, अच्छा बिटिया, तुम एक काम करो, तुम एक बार फिर से टेस्ट करो। तो तमन्ना बोली कि जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी तो घर आकर मैंने टेस्ट किया था, तो वह भी पॉजिटिव आया था। तो आंटी जी एकदम से खुश हो गई और बोली, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई बेटा तुमने। लेकिन तमन्ना, एक बात तो है कि तुम्हारी सास को अब अपनी गलती का पछतावा सच में हो रहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी योजना खत्म कर देनी चाहिए। तो तमन्ना बोली कि आंटी जी, मम्मी तो अपनी गलती समझ गई है और उनका व्यवहार भी मेरे लिए बदल गया है, लेकिन अभी दीदी को बदलना बहुत जरूरी है। तब रागिनी की सास बोली, अरे मैं तो यह भूल ही गई थी कि मुझे रागिनी को भी सही रास्ते पर लाना है। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और एक बार फिर से मेरी डॉक्टर सहेली के पास चली जाना। मैं उसे फोन पर सारी बातें बता दूंगी और वह तुम्हारा ठीक से चेकअप करेगी। तमन्ना बोली, ठीक है, पर आप मुझसे फोन पर बात जरूर करते रहना। इतना कहकर तमन्ना ने फोन रख दिया। उसने सोचा कि जिस दिन रागिनी दीदी का व्यवहार ठीक हो जाएगा, वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और मैं इस योजना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अभी कुछ समय रहने देती हूँ। तब तक सीमा जी पकोड़े और चाय साथ में खट्टी मीठी 2 तरह की चटनी भी बनाकर ले आई। तब तमन्ना और सीमा जी ने पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी और पकोड़ों का आनंद लिया। उधर रागिनी को घर के काम करते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और इस बीच उसने माँ को जब भी फोन किया तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछकर फोन रख दिया। अब रागिनी को भी सारा समय खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसने अब प्लानिंग करके काम करना शुरू कर दिया और इस वजह से वह घर का सारा काम बड़ी ही सरलता पूर्वक आराम से कर लेती थी और अब उसके पास आराम करने के लिए भी काफी समय बच जाता था, जिससे वह बोर हो जाती थी। लेकिन अब उसे ज्यादा आराम करना भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो मम्मी जी के पास जाकर बैठ जाती और उनकी तबीयत पूछती या फिर उनके साथ बैठकर टीवी देखती। ये देखकर मम्मी जी को भी अच्छा लगने लगा था कि रागिनी भी धीरे धीरे ही सही पर सही रास्ते पर आ रही है। एक दिन रागिनी बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी बोली, किस लिए बहू? कि मैंने आपको बहुत परेशान किया और सबका दिल बहुत दुखाया है, और वो भी जानबूझकर अपनी गलती की वजह से। कभी इस घर को और आपको अपना नहीं समझा और हमेशा अपनी मम्मी के कहने अनुसार आपके साथ गलत व्यवहार करती रही। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी कभी मेरी शिकायत रमन या पापा जी से नहीं की और न ही मेरे मायके वालों को कभी फोन करके अपशब्द बोले हैं। बल्कि जब वो लोग पार्टी में आए थे तो उनकी खातिरदारी मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन मम्मी जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था। रागिनी सास के सामने बैठकर पहली बार अपने दिल की बात कह रही थी और साथ ही उनसे अपनी गलतियों की माफी भी मांग रही थी। रमन की मम्मी भी यही तो चाहती थी कि वो सुधर जाए और इस घर को अपना ले।
खुशी खुशी अपने घर को संभाले। लेकिन अभी दोनों के बीच माँ बेटी और दोस्ती का रिश्ता बनना बाकी था। इधर रमन की मम्मी ने रागनी को समझाया कि तमन्ना, देखो बेटी, मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था और अपने बेटे के लिए पसंद किया था, तभी से अपनी बेटी मान लिया था। और एक माँ अपनी बेटी से कभी नाराज होती है भला? और अगर बेटी से गलती हो भी जाए तो उसे सजा नहीं देती, बल्कि उसे प्यार से समझाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, पर तुम मुझसे एक वादा करो। रागनी बोली, वो क्या मम्मी जी? तो मम्मी जी बोली कि अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मुझे कहोगी। हम घर की बात घर में ही आपस में सुलझा लेंगे। रागनी बोली, मम्मी जी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मम्मी जी बोली कि जब तुमने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की। हाँ, शादी के बाद लड़की को ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी होती ही है। अगर लड़की समझदार होती है तो ससुराल के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी समस्या को सुलझा लेती है। लेकिन अगर लड़की नादान है तो वो ससुराल की हर बात को अपने मायके में अपनी मम्मी से शेयर करती है। और अगर उसकी मम्मी समझदार है तो वो उसे सही सलाह देगी कि बेटी, अब वही तुम्हारा घर है और तुम्हें अपनी समस्या आपस में मिलकर सुलझानी चाहिए। और अगर लड़की की मम्मी ने गलत सलाह दी और लड़की उन सलाह पर अमल करती है तो वह दिन दूर नहीं होता जब लड़की का बसा बसाया घर उजड़ जाता है। इसलिए कभी भी मायके वालों को लड़की के घर में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए बेटी। रागिनी की समझ में सारी बातें धीरे धीरे आ गई थीं और फिर बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर रागिनी उठी और बोली, मम्मी जी, क्या आप चाय के साथ कुछ चटपटा खाना पसंद करेंगी? तो मम्मी जी बोली, हाँ, पर क्या बनाओगी तुम? तो रागिनी बोली, आलू की पकौड़ी। तो मम्मी जी बोली कि ऐसा करो, अब तुम्हारे पापा जी और रमन भी ऑफिस से आते ही होंगे, तो सबके लिए चाय और पकौड़े बना लाओ। रागिनी किचन में चली गई और रमन की मम्मी जी भी सोचने लगी कि रागिनी इतनी भी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा बचकाना व्यवहार है उसका। जल्दी ही सबकी बातों में आ जाती है, अपना फैसला खुद नहीं ले पाती। बस इसकी इसी कमी को दूर करना होगा और अब मुझे अपनी बीमारी का नाटक भी खत्म करना होगा। अगले दिन से मम्मी जी और रागिनी मिलकर घर का सारा काम झटपट कर लेती थी। फिर मम्मी जी रागिनी को कभी बाजार, कभी मूवी दिखाने, तो कभी घर पर ही नई नई डिश बनाकर खिलाती और घर की और भी कई जरूरी बातें सिखाती। देखते ही देखते रागिनी बिल्कुल बदल गई थी। अब वह एक सुशील, संस्कारी, जिम्मेदार बहू बन गई थी और रागिनी अब सीमा जी को फोन भी कभी कभार ही करती थी। इधर सीमा जी भी रागिनी को जब फोन करती तो कभी भी उसे गलत सलाह नहीं देती थी, बल्कि उसे कहती कि ससुराल में सबका दिल जीतना और सबको खुश रखना। इधर तमन्ना ने एक दिन सीमा जी से कहा कि मम्मी, अब मुझे बिस्तर पर आराम करते 15 दिन हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक बार फिर से आपके साथ डॉक्टर को दिखा लाऊं, ताकि वो मुझे बच्चे की प्रोग्रेस इसके बारे में ठीक से बता सके। यह सुनकर सीमा जी खुश हो गई। सीमा जी को बड़ा अच्छा लगा कि तमन्ना को अपने बच्चे की कितनी परवाह है। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लो और आज हम दोपहर में ही चलेंगे। इसमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। दोपहर को सीमा जी तमन्ना के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई और तमन्ना का चेकअप करने को कहा। अब की बार डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले तमन्ना ने रमन की मम्मी को फ़ोन कर दिया था और उन्होंने अपनी सहेली डॉक्टर को फ़ोन करके बता दिया था कि इस बार ठीक से चेकअप करना। जब डॉक्टर ने तमन्ना का चेकअप किया तो वो सच में ही प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने सीमा जी को बधाई देते हुए कहा कि आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन आपको तमन्ना का बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी, क्योंकि ये और इसका होने वाला बच्चा कमज़ोर है। इसलिए आप तमन्ना के खाने पीने का बहुत ध्यान रखेंगे। और हाँ, तमन्ना को सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत घर का काम भी करना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में चुस्ताई बनी रहे। जब रागिनी और उसकी सास तमन्ना के घर पहुंचे तो सीमा जी ने रमन की मम्मी का खूब आदर सत्कार किया। दोनों बैठकर बातें करने लगी और रागिनी अपनी सास से पूछकर
तमन्ना के साथ उनके कमरे में बैठकर बातें करने लगी। इधर सीमा जी और रमन की मम्मी बातें करने लगी। अचानक सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो रमन की मम्मी से माफी मांगने लगी। रुंधे हुए गले से कहने लगी, आपको और आपके घर वालों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। देखिए बहन जी, मैं भी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर रही थी। अपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही थी। वह तो आप इतनी समझदार हैं जो आपने कभी कुछ भी नहीं कहा, वरना कोई और होता तो अब तक मेरी बेटी को घर से निकाल दिया होता। रमन की मम्मी बोली कि बहन जी, आपको समझ आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम दोनों ने जिंदगी देखी है, बहुत कुछ सहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं, न कि गलत रास्ता दिखाएं। तभी रागनी और तमन्ना आ गई। तमन्ना बोली, आंटी जी, आप रमन जी और अंकल जी को फोन करके यहीं बुला लीजिए, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। तो सीमा जी बोली, हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तब रागिनी ने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। तब रागिनी ने रमन को फोन करके कहा कि आप और पापा जी यहाँ तमन्ना भाभी के घर आ जाइए, हम दोनों यहीं हैं। रमन बोला, ठीक है। अब रागिनी बोली कि मम्मी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। यह सुनकर सीमा जी हैरान रह गई। बोली, बेटा मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। तब रागिनी की सास बोली, बहन जी, आप आज रागिनी के हाथ का खाना खाकर देखिएगा और बताइए कैसा बनाती है। तब रागिनी ने तमन्ना से पूछा, भाभी आप क्या खाओगी, आपका क्या खाने का दिल कर रहा है। तो तमन्ना बोली, जो आप बनाओगी वो खा लूंगी। तब रागिनी ने जाकर रात के खाने का इंतजाम किया। उसने मटर पनीर, पुलाव, दम आलू, कचौरी, दही बड़े और खीर बनाई और शाम की चाय के लिए उसने फ्रेंच फ्राइज बनाई। जब घर में सब लोग आ गए तो रागिनी ने चाय नाश्ता लगा दिया और सब चाय पीने लगे। फिर बातें करते करते 8 बज गए तो रागिनी ने कहा कि सब लोग खाना खा लीजिए। तो सीमा जी बोली कि चल, मैं खाना लगाने में तेरी मदद कर देती हूँ। और फिर रागिनी ने कचौरी बनानी शुरू कर दी और सीमा जी सबके लिए खाना लगाने लगी। जब सबने खाना खाया तो बोले, भाई वाह, खाना बड़ा स्वादिष्ट है, तमन्ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब तमन्ना बोली कि माफ कीजिएगा, आज खाना मैंने नहीं, रागिनी दीदी ने बनाया है। ये सुनकर वैभव और उसके पिताजी को बड़ी हैरानी हुई कि रमन के पापा भी बोले कि भाई साहब हैरान मत होइए, रागिनी वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसी हंसी खुशी के माहौल में सबने खाना खाया और रमन अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद तमन्ना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, पर एक खुशखबरी और भी थी कि रागिनी माँ बनने वाली थी। तो सबके खुशियों में 4 चांद और लग गए थे। सब बहुत प्रसन्न थे, खास तौर पर सीमा जी और तमन्ना, क्योंकि रागिनी का घर टूटा नहीं बल्कि बस गया था और उसने ससुराल में सबका दिल भी जीत लिया था। यह सब तमन्ना और रमन की मम्मी जी के कारण संभव हो पाया था। सीमा जी और रागिनी को अब अपनी गलतियों का एहसास जो हो गया था, वह कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। दोनों परिवारों में कोई गलतफहमी की दीवार नहीं रह गई थी और दोनों घरों में खुशियों ने अपना घर बना लिया था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।